कि अगर इरादे अच्छे हैं, मंशा अच्छी है, तो हजार रास्ते निकल आते हैं। बहुजन समाज पार्टी में एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं जाति के नाम पे कभी वोट नहीं मांगता। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। अच्छे दिन आ गए, पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगा दिया। अरे मेरे दोस्तों, जो अपनी बात कर रहे हो आपका क्या होगा? मेरे साथियों, आप फैसला ले चुके, मेरा दिल कहता है कि आप फैसला ले चुके। बीएसपी के स्टार कैंपेनर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की क्या रहती दिनचर्या और सुबह कैसे उनका दिन शुरू होता है, इस संबंध में हम बातचीत करेंगे सिद्दीकी जी से। सिद्दीकी जी, सुबह आप, चूँकि आपकी व्यस्त ज़िंदगी रहती है, सुबह कैसे ज़िंदगी शुरू होती है आपकी? देखिए, सुबह उठने के बाद हम लोग सबसे पहले फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कुछ तस्बीह होती है, तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं, थोड़ा टहलना, व्यायाम वगैरह करना, नहा धो करके और ब्रेकफास्ट ले करके प्रोग्राम में निकल जाना। आपके बारे में बड़ा ये सब लोग बताते हैं कि आप रामचरितमानस, रामायण की चौपाइयाँ भी आप जानते हैं और श्लोक भी जानते हैं और पुस्तकों का बड़ा ज्ञान है आपको। हाँ, मैं जब सफ़र पे रहता हूँ तो जो भी किताबें हैं, मैं चाहे वो रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, वेद हो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, या हदीस है, तमाम और ग्रंथ हैं, तो उनको पढ़ता रहता हूँ। आपको चौपाइयाँ भी याद हैं, सब लोग बताते हैं, आपको श्लोक भी याद हैं? जब मेरे ज़िले में तुलसीदास जी पैदा हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 14 बरस वनवास काटा, तो कुछ ना कुछ तो असर होता ही है ना। श्लोक आपको कैसे याद हुए? अब पढ़ने से होता है, पढ़ करके याद किया। कोई श्लोक याद है आपको? जी। कौन सा? ये ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूत्र में का 90 नंबर का श्लोक है, जिसमें सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की कि ब्राह्मणों वर्ष मुखामासी बाहुरजन्य कृता उरुतरदवैस पदाभ्याम शूद्रो जायत। इसके साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता में भी आया कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। यही वजह है आपकी अल्पसंख्यकों से ज़्यादा आप दलितों के बीच में और हिंदुओं के बीच में चर्चित रहते हैं। हम तो सबसे पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं। जब इंसान ही नहीं होंगे तो हिंदू मुसलमान कहाँ से हो जाएंगे? परिवार में कौन कौन लोग हैं सिद्दीकी जी? हम 8 भाई हैं, 1 बहन है। घर में बच्चे? 3 मेरे बेटे हैं। सुबह नाश्ता कौन तैयार करता है घर में? वाइफ तैयार करती हैं, और जहाँ रहता हूँ जिसने जो खिला दिया, क्योंकि घर में तो कम रहना होता है। परिवार के लोगों से कभी पॉलिटिकल मंत्रणा करते हैं घर में जब बैठे होते हैं बच्चों? कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसी बात। कभी फिल्में कभी देखी आपने जीवन में अपने? बचपन में कभी देखी, मैं शायद 1-2 देखी हूँ, वो भी जब स्टूडेंट लाइफ में। मैं ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। फिल्मी संगीत का तो कभी कोई रुचि नहीं रही होगी आपकी? मैंने अपने धर्म से संबंधित गाने हैं बहुत से, गाने क्या कहना चाहिए कि कहानियाँ हैं उसमें। जैसे हमारे यहाँ शायनामा है एक, उसमें हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब का वाक़या है। तो मुझे मेरी माँ ने 4 साल की उम्र में याद कराया था कि उमर इब्न ख़त्ताब उस वक्त तक ईमान लाए थे, हिजाब कुफ्र में थे, दामन हकबे ना आए थे, नहायत साहब गैरत बहादुर थे, तहमतन थे, मगर सच्चे नबी के और मुसलमानों के दुश्मन थे। गरीबों हक परस्तों को अजियत देते रहते थे, मुसलमान के हाथों से हज़ारों रंज सहते थे। मुसलमानों की रोज़ अब्दू तरक्की से लगे डरने, नबी को कत्ल करने देने की तजवीज़ें लगे करने। कभी किचन खुद जाते हैं? कभी 15 साल तक रोटियां, सब्जी, दाल सब बनाई है। मैं तंदूरी रोटी भी लगा लेता हूँ, मटन, चिकन, बिरयानी से दाल, सब्जी, भुर्ता, और हाथ की रोटी, पानी की लगाई, पानी के हाथ की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी सब बना लेता हूँ। अभी इधर कभी कुछ इधर चुनाव के दौरान कुछ कभी कहीं बनाया? नहीं, इधर तो नहीं बनाया। मैडम का रहता है कि आप इतना जल्दी चले जाते हैं, फिर देर से क्यों आते हैं, कभी कभी बोलती हैं? अब जब 32 साल हो गए तो अब क्या बोलेंगी।
अब वो जान गई कि अब हमारा कुछ वो है नहीं, वो मुझे उल्टा सहयोग करने लग गई। बच्चे लोग क्या करते हैं सिद्दीकी जी? बड़ा बेटा है अफजल सिद्दीकी, सभी लोग जानते हैं, उसने LLB किया है, इसके बाद उसकी शादी कर दी थी, पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा है। छोटा बेटा अभी MBA कर रहा है, दूसरे नंबर वाला। तीसरा अभी LLB फर्स्ट ईयर है। आप कभी भी कुर्ता पजामा पर हमको नहीं दिखे, आप पैंट शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पजामा क्यों नहीं कभी पहनते? कभी रुचि लगती है क्या आपको कुर्ता पजामा? नहीं, मैं ईद बकरीद में कुर्ता पजामा ही पहनता हूँ और कुर्ता पजामा पहन के नमाज पढ़ने जाता हूँ। पिताजी क्या करते थे आपके? वो BDO थे, सर्विस करते थे। तो ये थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जीवन से जुड़े अनछुए पहलू। इसके अलावा आज उनका क्या दिन भर में शेड्यूल रहता है और कहाँ कहाँ जाते हैं चुनाव प्रचार अभियान में, कैसे अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाते हैं, इस पर भी हमारी पूरे दिन नज़र रहेगी। BSP सुप्रीमो मायावती की 2 दिन बाद यहाँ रैली होनी है, जिसका मुआयना करने के लिए BSP के स्टार कैंपेनर नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे हुए हैं। पहले ये देख लीजिए, बरेली कमिश्नरी और मुरादाबाद और लखनऊ, बस ठीक, शुक्रिया। आप लोग अपना लगा दीजिए अलग। ठीक। नजारा जन्नतों का आज तेरे रूबरू है। इन्होंने ये भी कहा कि हम विदेश से 100 दिन के अंदर में काला धन लाएंगे, जो अपने आप लोगों के बैंक के खाते में 15 से 20 लाख रुपए पहुंच जाएगा। मेरे दोस्तों, 100 दिन तो छोड़ो, 3 साल हो गए, क्या एक नया पैसा आप लोगों के खाते में पहुंचा? तेरा लगते जिगर साया है, तेरा हूबहू है, हसद के आज उसके सर के सहरे के सभी है, तेरी सल्तनत के तख्त का वो जानशी है। जाति का नाम नहीं लेता, लेकिन उनके पिताजी ने नाम लिया है, इसलिए मैं कहता हूँ उनके पिताजी ने खुद कहा कि अखिलेश मुस्लिम विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके फादर ने एक बार नहीं 25 बार। हो तेरी जीत की रफ्तार से हर हार आइज़दार है, तेरी किस्मत तेरे हाथों खिलो। और बिना सरकार बने क्या श्री अजीत सिंह जी क्या विकास कर सकते हैं? क्या श्री जयंत सिंह क्या विकास कर सकते हैं? अपना वोट देने का मतलब क्या है? अरे जिसकी सरकार बनना है उसको मैंने जीत गया, कभी आगे मैंने जीत गए और फिर बार्गेनिंग की, फिर इसके बाद सौदेबाजी चलती है, सौदेबाजी की शिकार होना, तो भाई कोई बात नहीं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एक और जनसभा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी BSP के स्टार कैंपेनर हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अपनी जनसभा के दौरान वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तो निशाना बनाते ही हैं, पर अजीत सिंह को भी वो अपना निशाना बनाते हैं। हर दिशा हर कोई कह रहा, जलवा रे जलवा तेरा जलवा, जलवा रे जलवा, जलवा जलवा, जलवा रे जलवा तेरा जलवा, जलवा रे जलवा। एक काम हुआ हो तो बता दो, मेरे साथियों हमें तबाह बर्बाद कर दिया। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही, मौत से महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। वाह भाई, कमाल कर दिया।
आने वाले हैं अब की बार मोदी सरकार। ये हर जगह यही बोलते थे। अखबार उठा के देखते थे तो पूरा अखबार इसी में भरा होता था, अच्छे दिन आने वाले अब की बार मोदी सरकार। टीवी खोलते थे तो टीवी में भी यही आता था, अच्छे दिन आने वाले अब की बार मोदी सरकार। रेडियो खोलते थे तो उसमें भी यही आता था, अच्छे दिन आने वाले अब की बार मोदी सरकार। अब दुष्प्रचार सुनिए तो भाजपा का। मैंने कहा तेरा क्या नाम है बेटा? बोला इब्राहिम। मैंने कहा पढ़ाई बेटा चल रही है, स्कूल जा रहे? बोले हाँ जा रहे हैं। हमने कहा और सब ठीक है? बोले हाँ जी सब ठीक है, अच्छे दिन आने वाले हैं अब की बार मोदी सरकार। वाह रे वाह, ये देखो दुष्प्रचार। 4 साल का बच्चा, हमारे घर का बच्चा ये कहता है कि अच्छे दिन आने वाले अब की बार मोदी सरकार। मैंने कहा तुझे किसने बताया? बोले टीवी में आता है, टीवी में। अरे 15-20 लाख तो छोड़ो, 15-20 रुपए भी नहीं पहुंचे, 15-20 पैसे भी नहीं पहुंचे। फिर भाषण देते देते ताली बजाने लगते हैं। वाह रे मोदी जी, ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो ताली बजाए, ताली पीटे भाषण देते देते। अब आप लोग समझदार हो, आप लोग समझदार हो, ताली पीट करके भाषण देते हैं। और जब ताली पीटने में भी काम नहीं चलता तो श्री नरेंद्र मोदी जी आंसुओं से रोने लगते हैं, आंसुओं से रोने लगते हैं। अभी तक प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी 7 बार रोए, आंसुओं से 7 बार रोए। इसलिए मुझे कहना है नरेंद्र मोदी जी को कि इस तरह वो अपने गुनाहों को छुपा लेता है, इस तरह वो अपने गुनाहों को छुपा लेता है। देश जब गुस्से में होता है वो रो देता है। वारे रोने वाले प्रधानमंत्री, अब तो उनका नाम लेने की भी जरूरत नहीं, रोने वाला प्रधानमंत्री कह दो, अपने आप समझ जाओ कि श्री नरेंद्र मोदी है। स्टार कैंपेनर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जनसभा को खत्म कर चुके हैं और अब वो नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरने के बाद वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं और उसके बाद उनका काफिला आगे की ओर बढ़ चलता है। हम उनसे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में और कुछ उनके जीवन के बारे में। आप वॉलीबॉल प्लेयर थे, राजनीति में कैसे? मेरठ में आर्मी में सिग्नल कोर में नौकरी करता था, स्पोर्ट्स कोटे में। मैं कई नेशनल चैंपियनशिप खेला हूँ और ऑल इंडिया टूर्नामेंट तो सैकड़ों खेला हूँगा। मैं स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी करता था। मेरी माता जी बीमार हुई, कोमा में चली गई। छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं मिली, नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरी एक कार्यक्रम में मानवर श्री कांशीराम साहब से मुलाकात हुई। मुझे मानवर कांशीराम साहब ने 1991 में बांदा विधानसभा सीट से MLA का टिकट दे दिया। मैं चुनाव जीत गया और उस ज़िले का अभी तक का मैं पहला मुस्लिम MLA, MLC और मंत्री हूँ। मुझसे पहले और मेरे बाद कोई MLA वहाँ से नहीं जीता। बहन कुमारी मायावती जी का जो एक काम करने का तरीका है, जो साफ गोई है और बिल्कुल हमेशा संघर्ष करते रहना। मैंने भी कोशिश की कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो मेहनत है उसका कुछ अंश मेरे में भी आ जाए, मैं भी मेहनत करूं, और मैंने भी काम शुरू कर दिया। तब से मैं लगातार बहुजन समाज पार्टी में एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं और मुझे सारी प्रेरणा पहले मानवर कांशीराम जी से मिली, फिर बहन कुमारी मायावती जी से मिली। आप जब BSP में आपने राजनीति शुरू की, उस समय कभी आपने कल्पना की थी कि ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार भी कभी बनेगी? मंत्री बनना तो दूर की बात, मैंने कभी MLA बनने के बारे में भी नहीं सोचा था, क्योंकि जिस सीट से मैं MLA जीता उस सीट पर केवल 7% मुस्लिम वोट हैं और मैं जब चुनाव लड़ा तो मुझे 42.5% वोट पड़ा। तो जाहिर है कि वो वोट किसका है,
वो बीएसपी का वोट बैंक है जो मुझे मिला। 2007 में जब आपकी पार्टी सत्ता में आई थी, उस समय दलित ब्राह्मण कम्बिनेशन आपको सूट किया और सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला आप लोगों ने शुरू किया वो कामयाब रहा। इस बार कौन सा ऐसा फार्मूला आप लोग देने जा रहे हैं, बाद फिर पार्टी आए? 2007 से भी अच्छा इस बार हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। दलित ब्राह्मण के साथ साथ मुस्लिम भी तैयार है और बैकवर्ड की जो मोस्ट बैकवर्ड की बिरादरियां हैं वो भी तैयार हैं। अपर कास्ट के हमारे जो ब्राह्मणों के अलावा और कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं और कायस्थ हैं, तो उनके समाज का भी वोट हमारे साथ जुड़ रहा है। तो इस बार मुझे ये लगता है कि 2007 से भी अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होगा। सोशल इंजीनियरिंग कामयाब रहेगी आपकी? हमारा नारा है, हमारी पॉलिसी है, हमारी नीति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सिद्दीकी जी, लोकतंत्र में नंबर गेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको 202 नंबर नहीं मिलते हैं, यानी कि 202 सीटें नहीं मिलती हैं, ऐसी स्थिति में पार्टी की क्या सोच होगी, पार्टी क्या करेगी? देखिए, ऐसा है कि यही सवाल 2007 में भी उठ रहे थे, तो इंतज़ार कीजिए गिनती की। अगर ज़रूरत पड़ी तो छोटे दलों से समर्थन लेंगे या बाकी दलों से समर्थन लेंगे? नहीं, ये तो ज़रूरत पड़ी, ये तो काल्पनिक बात हुई ना। हमारा दिल कहता है, हमारा काम कहता है, बहन जी की जो नीति है, बहन जी की जो सरकारें इससे पहले रहीं, उन्होंने जो काम किए हैं, जो कानून व्यवस्था उन्होंने दिखाया है, कानून व्यवस्था कायम करके उन्होंने दिखाया, उन्होंने किसानों के हित में काम किया, गरीबों के लिए मकान बनाए, तमाम हज़ारों ऐसे काम किए हैं। उन सबको लोग 5 साल से याद कर रहे हैं। माइनॉरिटी के अलावा और भी जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारा कारोबार ठीक ठाक चले, हम सुकून की ज़िंदगी जिए, दंगे फसाद ना हो। और जब जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी, हमारे प्रदेश में एक भी कभी दंगा नहीं हुआ, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जबकि इंडिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं कि जिनकी सरकारों में सांप्रदायिक दंगे न हुए हों, मारकाट न हुई हो, जान माल का नुकसान न हुआ। अगर सत्ता में पार्टी आती तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात को आगे बढ़ाया जाएगा? इस बारे में तो बहन जी बोल भी चुकी हैं, पार्लियामेंट में बोली थी कि चाहे मुसलमानों का हो या अपर कास्ट का हो, क्योंकि बैकवर्ड को ऑलरेडी मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है, इन्हीं को नहीं मिल रहा है। तो बहन जी ने इस संबंध में पार्लियामेंट में भी कहा है, राज्यसभा में भी कहा है कि हम इसके पक्षधर हैं। नोटबंदी को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध किया था, क्या इससे पार्टी को फ़ायदा होने वाला है? सवाल पार्टी को फ़ायदा नुकसान का नहीं, सवाल ये है कि नोटबंदी से जो बिना तैयारी के जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, उससे लगभग देश में 200 लोग मर गए। लोगों जैसे अब व्यापारी हैं, जब लोगों के पास पैसा नहीं था तो व्यापारियों का व्यापार बंद हो गया, और व्यापारी वर्ग वो है जो अधिकांश जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, वो तबाह और बर्बाद हो गया। किसान तबाह बर्बाद हो गया। जब पैसा नहीं मिला तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क थे वो बंद हो गए, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली, वो अपने घर में जाके बैठ गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गईं, जिससे करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए, तबाह और बर्बाद हो गए। इस सब का विरोध हमने किया है। हमारा कोई व्यक्तिगत फायदा और नुकसान को देखते हुए हमने विरोध नहीं किया। सपा कांग्रेस के गठबंधन से बीएसपी को कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई मतलब नहीं है। माइनॉरिटी वोटों को लेकर कोई मतलब नहीं है। उन्होंने भी दंगे फसाद कराए, उन्होंने भी दंगे फसाद कराए। आपने कहा था कि दलित और मुस्लिम एक हो जाएं तो मुस्लिम एक वापस सत्ता में यानी कि राज कर सकते हैं, तो इस बार क्या दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन सत्ता में आ रहा है वापस? मैं जो पूरी यूपी में देख रहा हूँ तो ये साकार होने जा रहा है। दलित और मुस्लिम दोनों इस बार एक साथ वोट करेंगे? जी हाँ। बाकी दलों को, ब्राह्मणों को भी इस बार जोड़ने की कोशिश नहीं दिख रही है? ऐसा नहीं है। हमारे जो पार्टी के नेता हैं, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, माननीय रामवीर उपाध्याय जी हैं, माननीय ओपी त्रिपाठी जी हैं,
मतलब एक दो नहीं, हज़ारों लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं और सबके साथ साथ सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज भी बड़े पैमाने पे हमारे साथ जुड़ रहा है। अब ये तो 11 मार्च को पता चलेगा। पीएम मोदी को आप खूब एक तरीके से निशाने पे लेते हैं। अब भाई जाहिर है कि हम उनके फेवर में कसीदे पढ़ने के लिए तो नहीं खड़े होते हैं। जो उनकी कमियां हैं वो हम बताते हैं और अगर कमियां वो नहीं है तो भाजपा के लोग उसको साबित करें। लेकिन ये फिगर आपके पास कहाँ से आया कि वो 7 बार रोए और कितने बार छाती पीटा, वो सब? मैं जब देखता हूँ तो गिनता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। टीवी में देखते हैं? टीवी में भी देखता हूँ, अखबारों में भी पढ़ता हूँ, मैगजीन में भी पढ़ता हूँ और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसके ज़रिए भी काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो ये थे बीएसपी के स्टार कैंपेनर, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जिनसे हमने बातचीत की। एक नाम तेरा गूंजती हर दिशा, हर कोई कह रहा जलवा रे जलवा, तेरा जलवा, जलवा रे जलवा, जलवा जलवा, तमाम चुनावी व्यस्तता के बाद भी अपने धार्मिक क्रियाकलापों को बसपा के स्टार कैंपेनर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी नहीं भूलते हैं। सुबह से 3 जनसभाएं कर चुके हैं और चूंकि नमाज का वक्त हो चला था इसलिए यहाँ पर एक स्थान पर रुककर नमाज अता कर रहे हैं। इतनी राजनीतिक व्यस्तता रहती है आपकी और उसके बाद फिर आप धार्मिक क्रियाकलापों, मैंने देखा दोपहर की भी आपने नमाज अता की, अभी भी नमाज अता कर पा रहे हैं। हमारी पार्टी के संस्थापक मनोहर कांशीराम साहब कहा करते थे कि अगर इरादे अच्छे हैं, मंशा अच्छी है तो 1000 रास्ते निकल आते हैं और अगर इरादा नहीं है, मंशा अच्छी नहीं है तो खूबसूरत बहाने निकल आते हैं। 4 फ़र्ज़ है, 4 सुन्नत है तो फ़र्ज़ 4 की आधी हो जाती है और सुन्नत कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वक्त नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते। तो कुल मिला के हुआ कि 8 रकात की 2 रकात हो गई। तो 2 रकात में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगते हैं, तो 3 मिनट का वक्त तो निकाला ही जा सकता है। अब रात हो चली है। बीएसपी के स्टार कैंपेनर और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ हमने जो सफर शुरू किया था वो अब आकर खत्म हो चला है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं और हम निकलेंगे अपने अगले मुकाम की ओर।